हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, या फिर चैप्टर है। इसमें बोर्ड में, नीट में, जेई में, एडवांस में कोई भी पेपर उठा लेना बच्चों, आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 100% मिलेगा तो मिलेगा। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल के लिए जेई एडवांस के क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। लगभग 40 या फिर 45 के आसपास क्वेश्चन थे, हमने कर लिया। अब जेई मेन के क्वेश्चन बाकी रह गए, वो भी मैं जल्द करवाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर साथ में चल रहे हैं वैसे वैसे निपटाते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट टॉपिक अब तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताओ तो पहले ये देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर या फिर कंडक्टर। किसी की यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा, वही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। देखो कैसे फ्लो होता है। ये है बच्चों वायर या फिर कोई कंडक्टर, वायर या फिर कोई कंडक्टर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ये ए, और ये भी एरिया ए ही होगा, ठीक है। तो मैं एक छोटे से टाइम इंटरवल के दे रहा हूँ। देखो एवरेज निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। एवरेज हम स्पीड को कैसे देते हैं बच्चों, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की कितने टाइम में। अपने गांव से किसी शहर जा रहे होते हैं, 40 किलोमीटर शहर है, हमें टाइम लगा है बच्चों लगभग 1 घंटे का टाइम लगा है। तो एवरेज स्पीड कैसे देते थे हम, 40 अपॉन जितना भी टाइम लगा वो एवरेज। और इंस्टेंटेनियस कैसे देते थे, इसी में ये करंट भी देखेंगे कि हम देख रहे थे किसी क्रॉस सेक्शन में देखने लगे, 5 मिनट तक देखा कि कितना चार्ज फ्लो होगा। कम से कम 5 मिनट तक देखा कि इस इतने छोटे से क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होगा, वो देख रहे हैं। ये भी क्रॉस सेक्शन ए होगा, हम 5 मिनट तक देखते रहेंगे, ऐसे देखते रहे। चार्ज फ्लो होता गया, चार्ज फ्लो होता गया, चार्ज फ्लो होता गया, चार्ज फ्लो होता गया, और टाइम बीतता गया। तो आई एवरेज हम कैसे देते हैं बच्चों, ए आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये कोई फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए कि 5 मिनट के लिए मान लेते हम देख रहे थे हम, तो उससे चार्ज का क्रॉस हुआ बच्चों डेल्टा क्यू इस क्रॉस सेक्शन से, और टाइम लगा है मेरा डेल्टा टी। टाइम कितना लगा बच्चों, डेल्टा टी। सो एवरेज कैसे लिखते हैं, सिर्फ फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए लिखते हैं। और इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं बच्चों, आई इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे लिखते थे, बाइक चला रहे हैं या फिर कोई गाड़ी 4 व्हीलर चला रहे होंगे, यार 4 व्हीलर में तो चढ़े, कम से कम बाइक में क्यों चढ़े ना। तो 4 व्हीलर चला रहे हो और जैसे स्पीडोमीटर की तरफ देखते हो 210 भाग रही है, अरे भाई साहब कितनी ज्यादा स्पीड लेंगे आप। चलो कोई बात नहीं, मन मन में तो कर ही लेते हैं यार, इतने तो नहीं चलाते लेकिन मन में तो कर ही सकते हैं ना। 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखा कितनी स्पीड से 210, ब्रेक लगा थोड़ी देर बाद देखा कितनी चल रही है, 150। तो वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस इंस्टेंट पे हम देखते हैं स्पीडोमीटर में स्पीड को, वो ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जहां अब इतने क्रॉस सेक्शन ऐसे देखा कितना चार्ज गया, वो ये हमारे क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। कि छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ इस क्रॉस सेक्शन से, वही हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। ये तो मेरे समझ में आ गया। अब देखो इसकी यूनिट देखो बच्चों, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ऐसे भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू आई भी, ठीक है। अब इस करंट की यूनिट देखो बच्चों, करंट की यूनिट क्या क्या होगी बताओ, चार्ज पर सेकेंड, मतलब कूलम पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं बच्चों एम्पियर, एम्पियर। और डायमेंशन बताओ, या तो ए लिख देते हैं या फिर आई लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, M0 L0 T0 तो है। और इसकी देखो बच्चों, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना। इसकी डायरेक्शन होती है, कैसी होगी वो बताऊंगा अभी। और क्या बता सकते हो इसमें, यूनिट आ गया, डायमेंशन आ गया, डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन को हम 2-3 तरीकों से लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, देखो पॉजिटिव चार्ज है मेरा, प्लस क्यू लिख दे रहा हूं, प्लस क्यू चार्ज है। अगर वो इसकी वेलोसिटी मेरी ये इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। अगर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिव क्यू है मेरा, और ये इस तरफ फ्लो हो रहा है बच्चों, इस तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो करंट की भी डायरेक्शन हमारी यही होगी कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और पॉजिटिव चार्ज के साथ ही करंट फ्लो होती है। सुन,
जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट भी फ्लो होगी, और जिस डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होगी। तो ये तो दो डायरेक्शन इस वजह से होगी। और किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से भी जोड़ेंगे तब हमारा कैसा खेल होने वाला है वो भी देखेंगे, बैटरी एक अलग से चैप्टर भी डालेंगे, लेकिन इसमें तो एक बार समझेंगे कि बैटरी कुछ ऐसी होती। देखो बच्चों कहानी है, कहानी को समझना पड़ेगा। ये दो लेक्चर शायद थोड़े बोर्ड टाइप ज्यादा रहेंगे, है ना, तो इस कहानी को समझेंगे ज्यादा बच्चों। जैसे ही समझ गए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आगे देख लेना। अब देखो इसमें डायरेक्शन कैसे देते हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं इस डायग्राम को। अब देखो डायरेक्शन को कैसे देखते हैं। मान लेता हूं बच्चों यहां से 5 एम्पियर की करंट आ रही है, और यहां से पता नहीं कितने एम्पियर की करंट आ रही है, और यहाँ पे जा रही है ये एंगल थीटा पे बच्चों, और ये एंगल करंट जा रही है मेरी 7 एम्पियर। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, एक सेकंड के लिए देख रहा हूं मैं, अभी एक सेकंड के लिए देख रहा हूं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। एक सेकंड में कितना चार्ज निकला वही तो हमारा क्या है, करंट है। एक सेकंड में यहां से कितना चार्ज निकला बच्चों, 5 कूलम अपॉन 1 करेंगे। देखो Q कितना 5 कूलम अपॉन 1 करेंगे, एक सेकंड के लिए तो 5 कूलम है ना, 5 कूलम, तो एक और कूलम पर सेकंड एम्पियर। तो एक सेकंड में यहां से 5 कूलम आ रहा है, लेकिन जा कहां कितना रहा है, यहां से 7 कूलम। एक सेकंड में कितना जा रहा है बच्चों, 7 कूलम। तो चार्ज क्वांटाइजेशन में ये बोला गया है, चार्ज को नहीं तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते और नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन यहां से 5 आ रहा था, लेकिन जा कितना आ रहा है, 7 एम्पियर, 7 कूलम एक सेकंड में, पर सेकंड की बात करूंगा, तो पर सेकंड में कितना जा रहा है, 7 कूलम। लेकिन यहां से तो आर तो 5 ही रहा था, तो 2 कूलम और कहां गया, तो 2 कूलम बच्चों इस वायर से आ रहा होगा, है ना, किस वायर से आ रहा होगा, इस वायर से आ रहा। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट इस वायर से आ रही होगी। तो एक सेकंड में चार्ज कितना फ्लो है इस वायर में, 2 कूलम, 2 कूलम। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे देंगे, एक सिंपल अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। अब देखते हैं बच्चों अलग अलग डेफिनेशन देते हैं इनकी, है ना। अगर सर्कुलर ट्रैक में कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर हम मोस्ट ऑफ इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही मेरी क्या होगी, करंट फ्लो होगी वगैरह वगैरह होगी, क्योंकि कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर में फ्रीली मूव करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा कंडक्टर लेते हैं ना, मतलब 1 मीटर क्यूब का कॉपर का कंडक्टर लेते हैं, तो उसमें लगभग 1 मीटर क्यूब में बच्चों होते हैं मेरे लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, 10⁻28। देखो कितना, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम, क्यूब बनाओ 1 मीटर क्यूब का, एक एक उसकी साइड ले लेना, उसके हिसाब से देखो, तो कितने 10⁻28 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। अब देखो मैं अलग अलग डेफिनेशन देता हूँ इसके, और उन पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम करेंगे और फिर चलेंगे बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह पे। देखो एक तो हमें पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो E अपॉन टी, चार्ज की जगह क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है बच्चों, और ये रेडियस है जिसकी R है, यहां से कोई पार्टिकल चला है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और इसकी स्पीड है बच्चों v। जब ये पार्टिकल यहां से चला होगा, कंप्लीट सर्कल वापस इसी पॉइंट पे आएगा, कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करेगा, तब टाइम पीरियड होता है हमारा 2 पाई, तब करंट कितना फ्लो होगा। सो I इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो मूव कर रहा है, E अपॉन टाइम पीरियड, कितना टाइम ले रहा है वो E अपॉन 2 पाई। और वेलोसिटी के रूप में देखेंगे इसमें v वेलोसिटी से बच्चों जा रहा है, तो टाइम की जगह हम क्या रखेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, सो दूरी बट्टे चाल, t इज इक्वल टू d अपॉन s कर लेना यार, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है बच्चों सर्कुलर ट्रैक है, तो 2 पाई r, सो E अपॉन टाइम कितना लिखे हम, 2 पाई r अपॉन किस स्पीड से जा रहा है बच्चों, v से। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी। वेलोसिटी कौन नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन स्पीड तो हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है, v से चल रहा है बच्चों। सो इसको बोलते हैं ई वी अपॉन 2 पाई r, ई वी अपॉन 2 पाई r। ये तो लीनियर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी दे रहा हूँ मैं,
लीनियर वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन, टाइम के बीच में रिलेशन, ई अपॉन टी। तो ये तो हमारी डेफिनेशन है टाइम पीरियड के में रिलेशन। अब देखो एक चार्ज आ जाता है तो अब तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिए, अब इसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे होते तो हम करंट को कितना लिखते हैं बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन के लिए करंट ई अपॉन टी, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए करंट ई एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। चलो पहले एक फ्रीक्वेंसी का और देख लेता हूं मैं ना, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो I इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम? ई एफ, और सॉरी ई एफ। अब ये बताना कि ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ई एफ क्या मेरा फ्रीक्वेंसी है बच्चों। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है मेरी? हर्ट्ज हो गई, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइकिल पर सेकंड। सीपीएस हो गई, इसको बोलते हैं हम साइकिल पर सेकंड। एक आरपीएम हो गई, आरपीएम रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन पर मीटर। चलो इसके लिख दे रहा हूं मैं साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। और इसके बाद इस पे क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। और ये होगी बच्चों रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट। चलो रोटेशन लिख दे रहा हूं मैं, रोटेशन पर मिनट। पता नहीं मुझे रिवॉल्यूशन की स्पेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, पर मिनट। ठीक है बच्चों, अब इस पे एक देखो क्वेश्चन, देखो प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम इन डेफिनेशन को यूज करने के बाद। अरे यार क्या वो खोल ही नहीं रखा इसको। हाँ ये देखो बच्चों, इन द बोहर मॉडल द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर विद द स्पीड, इतनी स्पीड से डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एफ एंड द करंट आई इन द ऑर्बिट। एक तो फ्रीक्वेंसी को मैं मेजर करना और एक इस करंट को मेजर करना। तो देखो हाइड्रोजन एटम, बोहर मॉडल में हाइड्रोजन एटम में ओनली वन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों ऑर्बिट में, वो घूमता रहता है। ठीक है ना। तो ये बच्चों हाइड्रोजन एटम, इसका है बच्चों ये न्यूक्लियस, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसकी रेडियस है बच्चों कितनी गिवन है इसमें रेडियस में? रेडियस 5 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, 5 माइनस का 11 मीटर। और ये कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये वो हाइड्रोजन एटम में तो आपको पता ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन बोहर मॉडल आप देखेंगे आगे भी आएगा, लेकिन आपको याद रख लेना हो तो क्या हाइड्रोजन एटम के आउटर ऑर्बिट में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है बच्चों। 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी है बच्चों 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। ये दिखाई दे रहा है क्या? चलो एक बार देख लेता हूँ। हाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा है। एक तो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा बच्चों, और क्या पूछा है? और इसके करंट के बारे में पूछा। तो फ्रीक्वेंसी तो यार देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर अपॉन वी। सो ये हो गया बच्चों v अपॉन 2 पाई आर। इससे निकाल लेना, क्यों? मुझे v और r ही गिवन है। तो टाइम पीरियड चाल समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड को ऊपर लेके v अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ये रेडियस और वेलोसिटी दिया, तो टाइम पीरियड कुछ ऐसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी तो इससे आ जाएगी, v अपॉन 2 पाई आर वैल्यू रख लेना। लेकिन आई देखते हो, आई देखो कैसे आएगी इसमें। आई इज इक्वल टू ए इंटू एफ, इलेक्ट्रॉन इंटू फ्रीक्वेंसी। इससे भी करंट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी आई बच्चों? बताओ, वो आप यहाँ पे पुट कर देना बच्चों एफ। यहाँ से कितनी आएगी यहाँ पर निकालूं। v इज इक्वल टू कितना आता है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस का 6 है क्या, अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। सो ये हो गया बच्चों मेरा 1.1 क्या, और ऊपर जाएगा ये तो बचेगा मेरा प्लस का 5, 1.1 अपॉन 3.14 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 5। एक गया ये काम से, और तो ये कितने जाएगा बच्चों? ये लगभग 3.9 और अगर करूँगा 10.5, हाँ लगभग बच्चों ये जा रहा होगा, लगभग 3.6 के आसपास जा रहा होगा। और तो क्या यार है ना, 3.6 के आसपास जा रहा होगा, अपॉन 53 इंटू 10 टू द पावर 5। अब ये देख लेना कितना आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे रख देना आप जी फ्रीक्वेंसी। अब इसी क्वेश्चन में बोल देते बच्चों
इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों 100 साइकिल पर सेकेंड है। तो देखो 100 साइकिल पर सेकेंड का क्या मतलब होता है, 100 साइकिल पर सेकेंड का मतलब होता है एस। इसका मतलब होता है बच्चों 100 हर्ट्ज है ना, इसको भी हर्ट्ज ही बोलेंगे। और बोल देता बच्चों 100 आरपीएम है, तो हम डायरेक्ट लिख देते बच्चों 100 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, v/2πr वगैरह वगैरह जो भी हो, है ना। और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वो आप खुद रख सकते हो। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁻11 विद सॉरी ये तो करवा दी मैंने। इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 × 10⁻5.1 × 10⁻11। हाइड्रोजन एटम है बच्चों वापिस, और इसकी रेडियस दी है 5.1 × 10⁻11 मीटर। और क्या दिया हमें, एंड मीटर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 × 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या है मेरा 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हमें दी है बच्चों, कितनी दी है बच्चों, तो बता सकते हैं क्या मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 6.8 × 10⁻15 साइकिल पर सेकेंड। ये देखो बच्चों साइकिल, अच्छा रिवोल्यूशन पर सेकेंड है क्या, आरपीएस दिया है, आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर मिनट होता तो हम सेकंड में भी चेंज कर सकते थे। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने में 1/60। अब देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तब तो ठीक है बच्चों, E × F। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 × 6.8 × 15 10⁻15। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इस आर बार की हमें जरूरत नहीं, कोई वेलोसिटी की जरूरत नहीं, वरना आर अगर वेलोसिटी और गिवन होती तो ये फॉर्मूला नहीं, बस बाकी टाइम पीरियड T = डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ता हमें, ठीक है बच्चों। अब देखो, और इसकी यूनिट आएगी बच्चों एम्पियर। अब एक मैं डेफिनेशन और बताता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में, यहीं से यूज कर रहा हूँ ना, I = EF। I = EF। यार ये रो बार बार बहुत रो लिख चुके हैं हम। EF फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होती है बच्चों, 1 टाइम पीरियड। T = कितना होता है 2π/ω, 2π/ω। यहाँ से लिखोगे तो ω/2π, तो यहाँ से F = लिखो तो E⁻/2π। अगर इस टाइप से कोई एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वगैरह दे दें ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह दे दें, तो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से निकालोगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर दे देंगे तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो आगे कंडक्टर का बिहेवियर कैसे रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम प्रेजेंस में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एब्सेंट में भी देखेंगे, है? अब देखो बच्चों बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो देख चुके हैं। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस हमारे रेस्ट पे रहते थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो, ये अब वैसे तो आज वाली स्टार्ट हो गई मेरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना। जैसे चार्जेस मूव करेंगे मोशन में होंगे, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहेंगे, तब तो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। और मोशन कर रहे होते हैं और एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तब हमारा कौन सा होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब भी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी हम काम में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रो इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन का खेल है ना, तो चार्जेस का खेल है। वैसे हम इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर हमने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार मैं कंपेयर करके देख देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेरा क्या सिस्टम था और अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहेगा। हम यहाँ पे कोई प्लेट लेते थे जिसका पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, और एक कोई प्लेट और लेते थे जिसपे चार्ज है बच्चों नेगेटिव। अब इसके बीच में हमने कोई कंडक्टर रख दिया बच्चों, ये क्या मेरा कोई कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। अब एक्सटर्नल फील्ड कैसी है बच्चों मेरी, ये है ई एक्सटर्नल। अब कंडक्टर के अंदर बच्चों आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस तो बाउंडेड होते हैं, लेकिन हम मन में सोच लेते हैं कि ये यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ना, क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे हम इलेक्ट्रिक
क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से बच्चों फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो बच्चों को कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं बच्चों इधर, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का कैसे पता चलेगा कि आएगा नहीं। देखो बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमें कौन दिखेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, है ना। तो यहाँ से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, है ना। ये सिस्टम हमारा अचानक से होता है बच्चों। अब देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये तो हो गया बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन ये एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आते, सडन सिस्टम होता है बच्चों, अचानक से होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इनसाइड द कंडक्टर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी वो भी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे 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 आएंगे, यहाँ पे आएंगे 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 बच्चों आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसे थी, ये एक्सटर्नल। इनिशियल में हम जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे थे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते रहे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रही। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ई इंड्यूस दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस इस पे है और जितने नेगेटिव इस पे है ना, तो सभी के सभी इस पे भी पॉजिटिव आ जाएंगे और नेगेटिव आ जाएंगे। क्यों, चार्जेस का इंड्यूस होगा, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस, सभी नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, है ना। एंड कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारी इस प्लेट पे इसका जमावड़ा हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस। तो इसके इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगी बच्चों, ई नेट इस पे क्या बचेगा बच्चों, जीरो इनसाइड द कंडक्टर। तभी तो बोलते हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। सेल के कारण देखते थे वगैरह वगैरह देखते थे, और ये वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ऐसी चीजें, लेकिन मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, कोई चार्ज नहीं है इनसाइड द कंडक्टर तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट आई इज इक्वल टू जीरो, रेस्ट चार्ज के लिए कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, एक वायर लेंगे, कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं बच्चों ना, कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं, ये मेरा कोई कंडक्टिंग वायर है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए क्या करूंगा, या तो मैं बैटरी से कनेक्ट वायर या फिर बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। मैं बैटरी अलग से टॉपिक भी डालेंगे तब बताऊंगा बैटरी का क्या सिस्टम रहता है। हम बैटरी को न्यूट्रल मानकर चलेंगे बच्चों ना। तो यहाँ से मैं एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, जिसका ये है बच्चों हाई पोटेंशियल और ये बच्चों लो पोटेंशियल, और इसका वोल्टेज मान लेता हूँ V है, ये प्लस है और ये माइनस है। और आपको पता है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, इसको मानेंगे हम न्यूट्रल। ये है बच्चों हाई पोटेंशियल और ये है बच्चों लो पोटेंशियल। ये है मेरा हाई पोटेंशियल और ये है बच्चों लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। और इसको एक बार मानेंगे बच्चों न्यूट्रल। एक बार क्या मानेंगे, बैटरी न्यूट्रल होती है। वैसे क्या किसी ट्रैक्टर पे डायरेक्ट से सीट पे हम, या फिर किसी ट्रैक्टर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, या फिर कोई खेती से जुड़े हुए लोग हैं तो ट्रैक्टर नाम ज्यादा आता है ना, फोर व्हीलर वगैरह वगैरह जो भी होगी सीट पे रख देंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा अपने आप? नहीं बच्चों, जब तक इसका वायरिंग कंप्लीट नहीं करेंगे ना तब तक स्टार्ट नहीं होगी। तो हमने ये वायरिंग कंप्लीट की है, ठीक है ना बच्चों। ये हाई पोटेंशियल पे है तो ये पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल पे होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और ये मेरा लो पोटेंशियल पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इस कंडक्टर के इनसाइड में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ई एक्सटर्नल, कुछ ऐसे है ना, ई एक्सटर्नल। लेकिन अब मुझे बताओ, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ इस प्लेट की ओर आएंगे, हाई पोटेंशियल की प्लेट की ओर आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे ऐसे क्यों बच्चों, ई एक्सटर्नल प्लस से माइनस ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। मैंने अपने मन से नहीं बनाया बच्चों,
ये हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है ना। अब इस कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के मान लेते हैं सभी में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता मैं धीरे धीरे रीजन बताऊंगा मुझे। इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 बढ़ते जाएंगे, है ना। क्यों, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन सभी, और यहाँ पे ऐसा लगेगा पॉजिटिव चार्जेस बचे और तो इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे इधर चले आए। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एक वायर मिल गया बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये बैटरी इसको कुछ नहीं बोलेगी, तो इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होती है बच्चों। इसके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होगी, तो इसमें करंट फ्लो होगी बच्चों इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो होगी मेरी इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो होगी मेरी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट फ्लो होगी मेरी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, बैटरी ने खींचा, बैटरी ने वापस भगाया, इलेक्ट्रॉन आया, इस पॉजिटिव को खत्म करता जाएगा, इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन सडन होता है ये समझाने के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, बैटरी पकड़ेगी, लेके आएगी, भेजेगी, तो इस पॉजिटिव को खत्म करते जाएगी, इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिव को खत्म करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिव को खत्म करता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले आएंगे और जो भी पॉजिटिव चार्ज बचे थे इसको वो खत्म करता जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम बाद। अब इसमें ई इंड्यूस्ड है बच्चों, पहले किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुई थी, मेरी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो ई इंड्यूस मेरे इस डायरेक्शन में थी, लेकिन अब कोई ई इंड्यूस है ही नहीं बच्चों, इसमें सभी के सभी खत्म हो गए। पहले तो थे, लेकिन ये सडन प्रोसेस होती है। जैसे हम बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर अब इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी बच्चों, जो ई इंड्यूस इसमें जीरो होगी, तो ई नेट कितना हो गया मेरे यहाँ से, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल क्या हो गया यार इसके, हाँ? हालत गंभीर। चलो भैया आज तो दिखा, देखो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, है ना। अब इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें करंट फ्लो होगी, कंडक्टर के सॉरी करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी मेरी, ये कुछ ऐसे, वायरिंग कंप्लीट करने के बाद कंडक्टर की सॉरी करंट की डायरेक्शन मेरी कुछ ऐसे होने वाली। अब मैं बताता हूँ बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में पड़ा रहता है, तब ये इसका कैसा बिहेवियर रहने वाला है। अब इसमें आपको पता चल गया ना, जो कंडक्टर का फ्लो कैसे होने वाला है, सॉरी करंट का फ्लो कैसे होने वाला है। अब मैं देख लेता हूँ एक बार। अब देखो बच्चों, पहले मैं करता हूं कि जब हमारा कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो तब कैसे बिहेव करेगा। एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। यह कंडक्टर बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन करंट भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए हम कंडक्शन करंट भी उसके लिए यूज वर्ड में ले लेते हैं ना। अब देखो, एक छोटा सा कॉपर का वायर लेते हैं, जिसमें 1 मीटर क्यूब का वायर लेते हैं ना, उसमें भी 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 10⁻28 बहुत सारे होते हैं। अंबानी के पैसे भी शायद इतने है नहीं, 10⁻28 तो बहुत ज्यादा होता है ना, इसके हाफ भी नहीं होगा, हाफ तो होगा ही होगा यार, है ना, हो सकता है। चलो अपने से क्या मतलब, अपने पास नहीं है तो अपने फालतू क्यों अंबानी की बराबरी करें, एक बार नहीं है तो होंगे तो देखेंगे, लेकिन होंगे तो देखेंगे, हाँ। चलो अब देखो, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, जो ये तो रिस्पॉन्सिबल है करंट को प्रोड्यूस करने में ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बाउंडेड नहीं होते, पॉजिटिव चार्जेस तो हमारे बाउंडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो हम बोल देते हैं कि बच्चे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्जेस बच गए वहां पे, ऐसे बोलने में बोल देते हैं, वरना वो तो बाउंडेड होते हैं ना, समझाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। अब देखो, इस कंडक्टर को मैं किसी रूम टेम्परेचर में लेके आता हूँ। रूम टेम्परेचर हमारा होता है कितना बच्चों, T = 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ, क्यों,
टेम्परेचर है तो थर्मल एनर्जी हमारी होती है कितनी, 3/2 kT। तो इसके पास थर्मल वेलोसिटी आएगी, तो ये थर्मल वेलोसिटी आएगी तो इधर उधर भागेगा, इधर उधर भागेगा तो ये थर्मल वेलोसिटी सॉरी थर्मल काइनेटिक एनर्जी को लेगा, तो इसकी सॉरी थर्मल एनर्जी को लेगा तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, अपनी स्पीड को और बढ़ा लेगा। मान लेता हूँ ये यू इनिशियल वेलोसिटी, यू थर्मल वेलोसिटी से भाग रहा है, मान लेता हूँ ये यू से। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आ तो क्या गया, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब इतनी डिस्टेंस में लगभग 10 के लगभग इतने से डिस्टेंस में होते हैं हमारे कॉपर के वायर में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक दो देखने के लिए हमें समझाना पड़ता है, नहीं समझेंगे तो फिर फीलिंग नहीं आएगी, थोड़ी फीलिंग लेने के लिए हम मान लेते हैं बस, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन से ये इससे टकराएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, ये U1 हो गया, ये थर्मल वेलोसिटी U2 हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और पड़े होंगे, ये पता नहीं कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा कैसे जाएगा, हमें तो पता नहीं होता, ये तो ये रैंडम डायरेक्शन में चलते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में चलते रहते हैं। तो मैं एक छोटे से क्रॉस सेक्शन में देख लेता हूँ, ऐसा बोला गया है हमें, अगर एक छोटे से क्रॉस सेक्शन से देखेंगे कि इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी कितनी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी कितनी। चलो पहले वो देख लेते हैं, हो गया क्या यार, बड़ी मुश्किल से तो टी शर्ट लेके आया और इस पे ये भी हो गया। चलो देखो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से देख लेते हैं बच्चों कि कितना सॉरी थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, है ना। मैं मान लेता हूँ बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि बच्चों अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में टक्कर होती रहेगी तो डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी होगी, कुछ ऐसे भेज दिया होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी उसने टक्कर मारी तो कुछ ऐसे भेज दिया होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ टक्कर मारी तो उसने ऐसे भेज दिया होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा टक्कर मारी तो कुछ ऐसे भेज दिया होगा। मतलब जितनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ना, उतनी वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी इसमें क्या लिएगा बच्चों, एवरेज थर्मल वेलोसिटी को इसमें क्या लिए, आज यार ये पेन तो कम यूज करना पड़ेगा, है ना। एवरेज थर्मल वेलोसिटी को 0 माना गया, क्यों, देखो U एवरेज इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस 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 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करते तो हम डिफाइन कर लेते भाई किस डायरेक्शन में मोशन होगा और किस डायरेक्शन में नहीं होने वाला, है ना। एक पार्टिकल कुछ ऐसे गया, फिर टक्कर होगी, दूसरा पार्टिकल आएगा, तीसरा पार्टिकल आएगा, चौथा पार्टिकल आएगा, पांचवा पार्टिकल जाएगा, छठा पार्टिकल जाएगा, जो भी होगी, जितने पार्टिकल यहाँ से इधर जाएंगे पार्टिकल उतने इधर आएंगे। ये जरूरी नहीं इस इलेक्ट्रॉन की मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन मान लेते हैं। लेकिन क्यों मानेंगे यार, वो तो करूंगा ना मैं, जब बैटरी से कनेक्ट करूंगा तब बताऊंगा क्यों मानेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन है फिर भी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी बताऊंगा। U1 प्लस U2 प्लस U3 जितनी एवरेज वेलोसिटी हो रही है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैं नहीं बोल रहा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी 0 होगी, नहीं, एवरेज के लिए बोल रहा हूँ। इतने क्रॉस सेक्शन से जितने पार्टिकल इधर जा रहेंगे उतने पार्टिकल इधर जा रहेंगे, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन जो भी पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में चलेगा बैटरी के अलाउ वही हमारे सॉरी करंट में भागीदारी होंगे, वरना तो होंगे नहीं। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया हर इलेक्ट्रॉन के करंट जो करंट है वो फ्लो नहीं होती, हर इलेक्ट्रॉन की करंट नहीं होती। जो करंट हमारी इस बैटरी के अलाउ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं उसी के कारण ही हम क्या लेते हैं, करंट में जो भी फ्लोज होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, और जो भी बच गया है उसको पता नहीं क्या होता है उसका, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। हाँ, तो इसके एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0। बस इतना समझाने के लिए इतना झमेला करना पड़ा। अब देखो जैसे मैं लगाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बैटरी को यूज करता हूं मैं, तब हमारा सिस्टम कैसे रहेगा, चलो पहले वो देख लेता हूं। देखो ये मेरा कोई कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों ना, किससे, बैटरी से। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चों हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। अब बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी, तो ये तो है बच्चों पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल तो कम होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ये रहने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये मत पूछ लेना यार इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगी। क्यों, ई इंड्यूस इसमें क्या होता जाएगा बच्चों, 0 होता जाएगा, ठीक है ना। इसमें ई इंड्यूस कितना होता जाएगा, 0।
पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो यहाँ पे खत्म करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करंट प्रोड्यूस होती जाएगी। ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इंड्यूस जीरो हो जाएगी। मैंने पीछे बताया, भी बताया ना। तो कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ। अब बच्चों देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहा होता है ना बच्चों, यहाँ से याद, मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन को पहले लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ यार, हाँ कोशिश करता हूँ। उसके बाद में देख लेते हैं हम सभी ओवरऑल के लिए, तो देख ही लेंगे, है ना, ओवरऑल के लिए तो देख लेंगे। अब देख रहा हूँ मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है हमारी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। लास्ट में हम एडिंग दे देंगे, रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना बच्चों। देखो यार, अभी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है, मान लेता हूँ एक बार ये है, मानने में क्या रहता है यार, मान के तो चलना पड़ेगा ना, है ना। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, एफ। तो एक्सेलरेशन इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ऐसे एक्ट कर रहा होगा। मान लेते हो इसकी वेलोसिटी है बच्चों यू। अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी ये तो 90 डिग्री पे चलेगा, कुछ ऐसे मान लेता हूँ, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था बच्चों कुछ ऐसे, जाना चाह रहा था कुछ ऐसे, लेकिन इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्ट करता है, और फोर्स भी हमारा वही होता है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर के लिए ऐड करेंगे तो कुछ इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो बच्चों जाना चाह रहा था यहाँ पे, देखो जाना चाह रहा था बच्चों इस पॉइंट पे, लेकिन ये पहुंच गया यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट हो गई, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट हो गई यार। विंड एयरक्राफ्ट में देखा नहीं था क्या हमने, है ना, विंड एयरक्राफ्ट में भी और रिवर बोट में भी देखा था। जैसे सीधे सीधे जा रहे होते हैं तो हमें कुछ एंगल पे हमें चलना पड़ता है, तभी हम डायरेक्ट सीधे पहुंचेंगे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो वरना पहुंचेंगे नहीं। तो थोड़ा सा हमें ड्रिफ्ट कैलकुलेट करते थे, एक्स कितना हुआ, है ना, कितना चल पहले कितना चलना पड़ेगा, किस एंगल पे चलना पड़ेगा, है ना, वो सब देख ले। लेकिन हम देखो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, ये ड्रिफ्ट हुआ। इनिशियल वेलोसिटी यू लेके चला था, लेकिन एक्सेलरेशन बच्चों इस पे कुछ ऐसे हैं, तो वेलोसिटी से कुछ ना कुछ हो सकती है, कम भी हो जाए ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आगे होंगे, टक्कर मारेंगे और भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिनोमेना सब कुछ होगा इसमें भी। तो इसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितना ड्रिफ्ट हुआ कितना ड्रिफ्ट हुआ, कुछ इतना ड्रिफ्ट हुआ, और किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। समझे कि नहीं समझे? ये होता है जब बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी होता है, वरना ड्रिफ्ट कैसे होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो अपनी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, जिस एवरेज वेलोसिटी से घूमना है वो घूमते रहेंगे। एवरेज वेलोसिटी वैसे थर्मल वेलोसिटी हमने जीरो मानी है, इंडिविजुअल की नहीं मानी है, ना इंडिविजुअल की तो मानी नहीं। अब देखो, अब ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा बच्चों ऐसे, तो एक्सेलरेशन भी आएगा मेरा कुछ ऐसे। और ये जाना चाह रहा था बच्चों कुछ ऐसे, जाना चाह रहा था कुछ ऐसे, लेकिन ये चला कहाँ जाएगा? ये यहाँ से नया जाके इस, ये मान लेता हूँ वेलोसिटी यू से जा रहा है, ये कुछ यहाँ पे पहुंचे, ये हो गया मेरा ड्रिफ्ट। कितना हो गया? ड्रिफ्ट। ये बच्चों समझाने के लिए है, बाकी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब इतनी दूर में ये तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहीं पे टकरा जाएगा, यहाँ पे टकराएगा तो कुछ और होगा। लेकिन ये जाना चाह रहा था यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर और होता तो मान लेते हैं वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, मतलब वेरी वेरी बहुत स्मॉल, फर्स्ट टक्कर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जब टक्कर होने वाली उसके बीच की डिस्टेंस है ना। ये जाना चाह रहा था ऐसे, लेकिन चला गया ऐसे, हो सकता है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन ड्रिफ्ट तो कितना हुआ ना, इतना तो हो ही गया ना कम से कम। ड्रिफ्ट कितना हुआ? यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट, तो होती है बच्चों हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना ड्रिफ्ट होगा वो हमें इससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दोनों वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं? वेक्टरली ऐड करते हैं, तो ऐसे देख लेते हैं। हाँ, लेकिन ये समझने के लिए होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ इतने डिस्टेंस लिए हमने, ये तो बहुत डिस्टेंस बड़ी ले ली ताकि समझ सके, ताकि फील आ सके बच्चों, ताकि फील आ सके, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो समझाने के लिए ले लेते हैं, वरना समझाइए कैसे आप इसको। अब देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी कितनी हमारी, है ना,
v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और t को क्या लेते हैं हम, टाउ, इसे बोलते हैं हम जो रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम बच्चों इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो भी कोलिजन के बीच में जो भी टाइम लगेगा ना उसी को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, अब देखो ये मेरी ड्रिफ्ट और ये बच्चों यू एवरेज। अब एक्सेलेरेशन, अब ये इक्वेशन कब यूज कर सकते हैं, जब एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। अब लेकिन देखो बच्चों, अब इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलेरेशन हमारे कुछ इस डायरेक्शन में है, तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे पॉजिटिव चार्ज ये अपनी तरफ और तेजी से अट्रैक्ट करता जाएगा, अट्रैक्ट करता जाएगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। लेकिन इसमें कांस्टेंट क्यों ले रही है इसमें कांस्टेंट क्यों ले रही है? देखो बच्चों इसमें क्या होता है, अब ये तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी ओर आता जाएगा, इस पॉजिटिव चार्जेस की ओर आता जाएगा, बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इससे टकराएगा, पहले तो एक्सेलेरेट होगा, इससे टकराएगा तो वो थोड़ा डी एक्सेलेरेट होगा, फिर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी ओर खींचेगा तो वापस से एक्सेलेरेट होगा, और फिर वापस आगे आगे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, उससे टकराएगा तो वापस डी एक्सेलेरेट होगा। तो इस मोशन को एक्सेलेरेट डी एक्सेलेरेट एक्सेलेरेट डी एक्सेलेरेट, तो मान लीजिएगा ये क्या है, मेरा कांस्टेंट मोशन है। अगर ये कांस्टेंट मोशन नहीं होता ना तो इसके इक्वेशन वगैरह वगैरह को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा तो ये लगभग इसका ओवरऑल देखेंगे ना यहाँ से आने का, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, है ना, कुछ ऐसे होगा। इसमें हम बोल दे सीढ़ी पे बोल दे फेंकते हैं, एक बार बाउंस हुआ वापिस इंक्रीज होगा। देखो एक बार हम जैसे बाउंस करते हैं अपनी सीढ़ियाँ, लगातार सीढ़ियाँ ऊपर या फिर नीचे, नीचे ज्यादातर नीचे से ऊपर तो बोल जाएगी नहीं, एक पहली वाली सीढ़ी पे फेंकोगे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दोगे तो उसके पास एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जैसे सीढ़ी से टकराएगा नीचे मतलब फर्श से टकराएगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कम होगा, वापस आए ऊपर आएगा तो वो वेलोसिटी कम होगी, फिर वापस उस नीचे वाली सीढ़ी पे टकराएगा तो एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन टकराने के बाद एक्सेलरेशन ऊपर आएगा तो वापस एक्सेलरेशन घटेगा, फिर बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, तो कुछ ऐसा ही मोशन है, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। एक्सपेरिमेंटली देख लेगा कि ये लगभग कांस्टेंट सा ही मोशन है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया मेरा ये, लेकिन थर्मल वेलोसिटी तुम्हारी जीरो है ना, एवरेज वेलोसिटी जितनी उधर जाएगा पार्टिकल टकराएगा वगैरह वगैरह हमने भी निकाली बच्चों। थर्मल वेलोसिटी क्या मेरी जीरो, तो v इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू ए टू, ये बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये मेरा एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन होगा कितना बच्चों, f इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, f इज इक्वल टू q इंटू ई, या फिर e इंटू ई लिख रहा हूँ ना, e इंटू ई, तो ये हो गया बच्चों एम ए e इंटू ए, तो a इज इक्वल टू ई अपॉन एम, ई अपॉन एम। अगर मैं सॉरी डायरेक्शन के साथ लिखना चाहो तो एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक होती है, तो वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टू, ये होता है बच्चों मेरा क्या, और वेक्टर फॉर्म में ये तो मैग्नीट्यूड लिखा हो तो ई अपॉन एम इंटू टू। ये बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये ई अपॉन एम इंटू टू। अब देख लेते हैं बच्चों करंट और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई एंड वी डी, आई एंड वी डी, इसके बीच में रिलेशन क्या है हमें वो देखना। चलो देखते हैं बच्चों, है ना। ये बच्चों मेरा कोई कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल है, वायर मान लेता हूँ, और तो क्या सिलेंड्रिकल वायर है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया। बैटरी एक अलग से टॉपिक में डालेंगे वो, तो बैटरी उसके बाद में समझेंगे हम क्या है। ये मेरा पोटेंशियल V इसका, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। क्यों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। हायर पोटेंशियल हमारी ये है तो लोअर पोटेंशियल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। ये तो आप समझो। अब देखो बच्चों ये ई एक्सटर्नल यहाँ पे लगाऊं क्या, बोलूं क्या, यहाँ पे ये ई एक्सटर्नल है, होता क्या है इसमें, मान लेता हूं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, और इस कंडक्टर की लेंथ मान लेता हूं जो एल है, एल है। मैं देख लेता हूं बच्चों
ये स्मॉल वॉल्यूम है बच्चों, छोटा सा एरिया या फिर जो भी वॉल्यूम लेते हैं हम, स्मॉल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है ना। इसमें मान लेता हूँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने से वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इतने से वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है यार, तो A इंटू L इस वॉल्यूम में, इस सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम कितना कितना होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? एरिया, देखो सिलेंडर मेरे को ऐसे होता है, तो इस फ्लैट सरफेस का एरिया इंटू इसकी लेंथ कितनी होगी? एरिया कितना मेरा A इंटू इसकी लेंथ कितनी दी है मुझे? L, तो ये होगा AL। एक बच गया यार। हाँ, सो वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? टोटल वॉल्यूम, वैसे वॉल्यूम तो A इंटू L है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों इस टोटल वॉल्यूम में? देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्यों बच्चों n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे इतने से वॉल्यूम में ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम, इतने से वॉल्यूम में n है, तो टोटल वॉल्यूम में n इंटू AL, सो n इंटू A इंटू L, तो टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों? देखो टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे E है, तो इस वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? इतना वॉल्यूम इंटू इसका चार्ज, कितना चार्ज है? E, तो वॉल्यूम कितना है मेरा? N A L इंटू E। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है बच्चों E, तो इतने वॉल्यूम में कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स, वही तो हमारे चार्जेस है बच्चों, तो टोटल चार्ज दोबारा बच्चों E। और I इज इक्वल टू होता है कितना मेरा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्या Q अपॉन T। देखो Q अपॉन T को क्या लिख सकते हैं हम? Q ये तो टोटल चार्ज है ना, N A L इंटू E अपॉन T। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन L अपॉन टाइम T, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ, मान लेता हूँ टाइम T लगा उसको क्रॉस करने में, और कितने डिस्टेंस में? L डिस्टेंस में। सो L अपॉन T को क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों? L अपॉन T, देखो कौन सी L अपॉन T, इसको लिख सकता हूँ मैं VD, तो इस L अपॉन T को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? VD। तो करंट I इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया मेरा? N E A V D, N E A V D। N क्या बच्चों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, A क्या है? इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, और VD क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इसमें रिलेशन है, I इज इक्वल टू N E A V D। अब हम एक रिलेशन और देखेंगे जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ कैसा वेरिएशन होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इसका पोटेंशियल होगा, ये होगा, तो E इज इक्वल टू V अपॉन L होगा, वगैरह वगैरह होगा, जो भी होगा वो भी रिलेशन देखेंगे और उस पर बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे, और कल करंट डेंसिटी भी देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना है, आज के लिए, क्योंकि कहानी टाइप है बच्चों, तो थोड़ी ये बोरिंग सी ऐसी लग जाती है, लेकिन थोड़ा फील दिलवाने की मैंने कोशिश की है, अगर फील आया होगा तो। सो आज के लिए बस इतनी। ओके गाइस, थैंक यू।